हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे फ्लेमिंगो बुक का चैप्टर 5 इंडिगो, जो कि महात्मा गांधी द ग्रेट महात्मा गांधी के जीवन पर आधारित है। इस स्टोरी को लिखा है लुईस फिशर ने। तो लुईस फिशर के बारे में थोड़ा सा जानते हैं। ये ब्रिटिश आर्मी में काम करते थे और ये एक उस समय के अच्छे बड़े जर्नलिस्ट थे, जाने माने पत्रकार थे। इन्हीं की एक किताब है द लाइफ ऑफ महात्मा गांधी। तो हमारा जो ये चैप्टर है इंडिगो, इसी बुक में से लिया गया है। द लाइफ ऑफ महात्मा गांधी में से ही लिया गया एक छोटा सा भाग है, जिस स्टोरी के रूप में हम पढ़ेंगे। ओके, तो समरी स्टार्ट करने से पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको आराम से मिल जाए, और बाकी चैनल पर विजिट करके देख लीजिए। ओके, तो चैप्टर वाइज समरी स्टार्ट करते हैं। 1942 में लुईस फिशर गांधी जी से मिलने पहुँचते हैं उनके आश्रम में, सेवाग्राम में। वहाँ गांधी जी इनसे मिलते हैं और इनसे बोलते हैं कि मैं तुम्हें बताऊंगा कि मैंने अंग्रेज़ों के चले जाने का निश्चय कैसे किया। वह 1916 में होने वाले वार्षिक अधिवेशन, कांग्रेस के वार्षिक अधिवेशन एनुअल कन्वेंशन, जो शुरू से ही प्रारंभ से ही होता चला आया है, उसमें गए हुए होते हैं लखनऊ में। गांधी जी बताते हैं कि कार्यक्रम के दौरान एक किसान उनके पास आता है, जो कि बहुत भूखा, गरीब, जिस प्रकार से प्रारंभ से ही हमारे किसानों की हालत सभी को पता है कैसी है, उसी प्रकार से वह भी किसान होता है उसी हालत में। तो वह उनके पास आता है, जिसका नाम होता है राजकुमार शुक्ला। वह कहता है, मेरा नाम राजकुमार शुक्ला है, मैं चंपारण से आया हूँ और मैं चाहता हूँ कि आप मेरे ज़िले में आएँ। चंपारण जगह का गांधी जी ने तो पहले कभी नाम भी नहीं सुना था, लेकिन एक पुरानी परंपरा के तहत चंपारण के किसान बटाई पर खेती किया करते थे। राजकुमार शुक्ला भी उन्हीं में से एक था, लेकिन वह एक साहसी और संघर्षरत व्यक्ति था। सब बातें होने के बाद गांधी जी ने शुक्ला को बताया कि कानपुर में उनका पूर्व निश्चित कार्यक्रम था और भारत अन्य भागों में जाने का भी उन्होंने वचन दे रखा है, यानी कि उनके अलग अलग भारत की जगहों में उनके प्रोग्राम बुक थे। शुक्ला उनके साथ हर स्थान पर गया, ताकि वह उनके साथ हर स्थान पर इसलिए गया कि ताकि गांधी जी राज़ी हो जाएं और उसके साथ चंपारण चले जाएं। फिर वह अहमदाबाद पहुंचते हैं गांधी जी। शुक्ला वहाँ भी उनके पीछे पीछे रहता है, साथ साथ रहता है। उसे घूमते घूमते उसे लगने लगता है कि अब मुझे गांधी जी से सीधे तौर पर बात करनी चाहिए, कि आप तारीख पक्की कर लें, एक दिन तय कर लें कि आप उस दिन मेरे साथ चलेंगे, मैं आपको लेने आ जाऊँगा। गांधी जी उसके साहस और हिम्मत से बड़े इंस्पायर होते हैं, बड़े इम्प्रेस होते हैं उससे। वह कोई तारीख बताते हैं और कहते हैं कि उस तारीख को मैं कलकत्ता में होऊंगा और तुम मुझे वहाँ आकर ले जाना। फिर गांधी जी कई महीनों बाद कलकत्ता पहुँचे और शुक्ला वहाँ पर पहले से ही पहुँचा हुआ था। फिर जैसे तैसे गांधी जी फ्री हुए। फिर उन दोनों ने बिहार के पटना शहर के लिए ट्रेन पकड़ी। वहाँ शुक्ला उन्हें राजेंद्र प्रसाद नाम एक वकील से मिलाते हैं, जो कि बाद में भारत के प्रेसिडेंट भी बने। राजेंद्र प्रसाद वहाँ मौजूद नहीं होते, तो उनके जो नौकर होते हैं वह शुक्ला को एक गरीब किसान के तौर पर जानते हैं, जो कि अपने काम के लिए और किसानों की मदद के लिए उनके मालिक के हमेशा पीछे पीछे लगा रहता है। तो नौकर वहाँ उनको, शुक्ला को और गांधी जी को वहाँ ठहरने की इजाज़त दे देते हैं, और गांधी जी को भी वे कई अन्य किसान ही समझ लेते हैं। उन्हें पता नहीं होता कि ये महात्मा गांधी है। लेकिन गांधी जी को वह कुएं से पानी नहीं निकालने देते। उन्हें लगता है कि कहीं ये कोई अछूत ना हो और उनकी बाल्टी से उनका पूरा ही कुआं गंदा हो जाए, वरना यानी पॉल्यूटेड हो जाए। फिर गांधी जी सोचते हैं कि और ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी प्राप्त करने के लिए मुजफ्फ़रपुर जाया जाना चाहिए। फिर गांधी जी मुजफ्फ़रपुर में स्थित आर्ट्स कॉलेज के प्रोफेसर होते हैं JV कृपलानी जी। उनको वह एक तार भेजते हैं, अपने आने की खबर उन्हें देते हैं, और कृपलानी जी स्टेशन पर विद्यार्थियों के एक बड़े समूह के साथ उनकी प्रतीक्षा कर रहे होते हैं पहले से ही। फिर गांधी जी वहाँ पहुँचते हैं तो कृपलानी जी के घर पर ही रुकते हैं। परंतु ऐसा होता है कि गांधी जी के आने की खबर मुजफ्फ़रपुर और चंपारण में पहले से ही फैल जाती है, वह खबर छिपी नहीं रह पाती। लोग अपने चैम्पियन, अपने योद्धा, अपने नेता को देखने के लिए दूर दूर से आने लगते हैं। किसान पैदल ही, गाड़ियों से, जैसे भी उनका मौका लगता है वह वैसे ही भर भर कर बहुत सारे इकट्ठे होकर वहाँ उन्हें देखने के लिए आने लगते हैं। गांधी जी को पता लगता है कि किसानों के समूह के मुकदमे को लड़ने के लिए, उनकी रहनुमाई करने के लिए बड़े बड़े वकील उनसे बहुत ज़्यादा रकम लिया करते थे। लेकिन गांधी जी इस पर बहुत गुस्सा होते हैं और वह उन वकीलों को धिक्कारते हैं, उन लानत भी देते हैं। वह उन्हें बहुत डांटते हैं कि ये तुमने क्या, तुम गरीब किसानों से भी इतनी रकम वसूलते हो।
गांधी जी को पता लगता है कि चंपारण जिले की अधिक से अधिक भूमि को बड़ी बड़ी जागीरों में बांट दिया गया था और अंग्रेज़ों ने उस पर अपना आधिपत्य जमा लिया था, जहाँ पर मुख्य फसल नील की फसल हुआ करती थी। ज़मींदार गरीब किसानों को मजबूर किया करते थे कि वे अपनी ज़मीनों पर नील की खेती किया करें और सारा लगान के रूप में दे दें। इसी तरह के सब हालात देखकर, ऐसी सिचुएशन देखकर गांधी जी ब्रिटिश के ज़मींदार समिति के सचिव से मिलते हैं। तो वहाँ का सचिव गांधी से कहता है कि वह किसी बाहर के व्यक्ति को वहाँ की सूचना नहीं दे सकता था। गांधी जी उत्तर देते हैं कि वे बाहरी व्यक्ति नहीं है, वे एक अंदरूनी इंटरनल पर्सन है। फिर वे ब्रिटिश सरकारी कमिश्नर से मिलने जाते हैं। गांधी जी बताते हैं स्टोरी में कि जब वह तिरहुत डिवीज़न के ब्रिटिश सरकारी कमिश्नर से मिलने जाते हैं तो वह उन्हें डराने की कोशिश करता है। वह उन्हें डराता है, धमकाता है और कहता है कि हो सके तो तिरहुत छोड़ दो। परंतु गांधी जी मानने वाले नहीं थे, वह भी साहसी थे, संघर्षरत थे। उन्होंने तिरहुत नहीं छोड़ा। फिर वे चंपारण की राजधानी मोतिहारी की तरफ बढ़ते हैं। वकील भी उनके साथ साथ हो लेते हैं। रेलवे स्टेशन पर विशाल जनसमूह उनका स्वागत करता है। फिर उन्हें एक खबर मिलती है इसी सब के बीच के नज़दीक के पास ही के गांव में एक किसान के साथ एक बुरा व्यवहार हुआ है। तो गांधी जी वहां जाकर देखने का निश्चय करते हैं कि आखिर मामला क्या है। तब अगले दिन फिर गांधी जी हाथी पर सवार होकर वहाँ जाने के लिए कोशिश करते हैं और वह ज़्यादा दूर नहीं पहुँच पाते। रास्ते में ही होते हैं कि पुलिस सुपरिटेंडेंट उनके पास आ जाता है और वो उन्हें आज्ञा देता है कि वह गाड़ी में बैठकर शहर से वापस चले जाएं, यहाँ से चले जाएं। गांधी जी उस समय बात मान लेते हैं। फिर गांधी जी को लेकर वह आया और वे गांधी जी को लेकर घर आता है और उनसे कहता है कि आप तुरंत जल्द से जल्द हो सके चंपारण को छोड़ दीजिए। लेकिन गांधी जी नहीं मानते और आज्ञा का उल्लंघन करते हैं। फिर क्या होता है, इस सब के परिणाम स्वरूप गांधी जी को अगले दिन कचहरी में जाना पड़ता है। इसी मसले में गांधी जी रात भर इधर से उधर भागते रहते हैं, उन्हें बहुत परेशान होना पड़ता है। फिर वे राजेंद्र प्रसाद को तार भेजते हैं, उन्हें सब कुछ बताते हैं। सुबह के समय पता लगता है कि मोतिहारी नगर किसानों से भर चुका था। वे गांधी दक्षिण अफ्रीका के इतिहास के बारे में कुछ नहीं जानते थे, गांधी के बारे में कुछ नहीं जानते थे, दक्षिण अफ्रीका के इतिहास के बारे में कुछ नहीं जानते थे। उन्होंने सिर्फ इतना सुना था कि एक महात्मा गांधी है जो उनकी सहायता करना चाहते हैं। वह उनका मसीहा बन चुके थे, उनके नेता बन चुके थे, उनके मार्गदर्शक बन चुके थे। हज़ारों की तादाद में लोग इकट्ठे हो जाते हैं और कचहरी के चारों तरफ विरोध प्रदर्शन शुरू हो जाते हैं। आज के लिए इतना ही। तो इस स्टोरी को हम 2 पार्ट्स में डिवाइड करके पढ़ेंगे ताकि हमें अच्छे से समझ में आए। आई होप आपको फर्स्ट पार्ट की समरी समझ में आई होगी। सेकंड पार्ट भी जल्दी से जल्दी ही आएगा। सो डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू।